नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है परामर्शन के उपागम। ठीक है, यानी कि अप्रोच ऑफ काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसमें भी परामर्शन के उपागम में पहला उपागम है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। परामर्शन की कई उपागम है, जैसे मनोविश्लेषणात्मक उपागम, व्यवहारवाद उपागम, मानवतावादी उपागम आदि। इन सभी के बारे में एक एक करके हम अपने क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में हम परामर्शन के जो पहला उपागम है मनोविश्लेषणात्मक उपागम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि YouTube पे सफ़र हमारा नया है लेकिन विषय का ज्ञान और अनुभव पुराना है। इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें और आपको कॉन्सेप्ट निश्चित ही क्लियर हो जाएगा। इससे पहले परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित जो है 3-4 क्लास हमने पहले ही ले लिया है। उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर चैनल पे विजिट करें, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। परामर्श के बारे में पहले ही हमने समझ लिया था कि परामर्श क्या होता है। परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी को दी गई सहायता ही क्या होता है, परामर्श होता है। ठीक है, ये परामर्शन की उपागम से क्या तात्पर्य है? परामर्शन के उपागम मतलब कि क्या टेक्निक है, क्या टूल है, किन माध्यम से एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का को परामर्श देता है, उसकी समस्याओं को किस माध्यम से वो समाधान करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो अप्रोच है या उपागम है या दृष्टिकोण है वह है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इस सिद्धांत के प्रतिपादन जो है या प्रतिपादक क्या है, सिगमंड फ्रायड जी हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत काफ़ी पॉपुलर है। इसी सिद्धांत में जो है उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो और उसके बाद कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस के बारे में चर्चा किया है। तो आज हम जो है परामर्शन के उपागम में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किस तरह भूमिका अदा करता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो क्या है, सिगमंड फ्रायड है। और इसके कुछ मान्यताएं हैं जिस पे जो सिद्धांत काम करता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहला जो मान्यता है वो है व्यवहार समन्वित और अविभाज्य होता है। ठीक है, कहने के तात्पर्य कि व्यवहार पे केवल एक ही पक्ष का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि व्यवहार पे सभी पक्षों का समन्वित प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यवहार पर केवल इड, ईगो या चेतन अचेतन का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि समन्वित रूप से इड, ईगो, सुपर ईगो और चेतन, अर्धचेतन और अचेतन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि व्यवहार समन्वित और अविभाज्य होता है, यानी कि व्यवहार पे केवल एक पक्ष का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि व्यवहार पे सभी पक्षों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा मान्यता क्या है, व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक अचेतन होते हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आप फ्रायड का देखेंगे तो उसमें जो है कि क्या है, अचेतन पे ज़्यादा जोर डाला गया है, अचेतन पक्षों पे ज़्यादा जोर डाला गया है। क्यों डाला गया है? क्योंकि चेतन पक्ष और अर्धचेतन पक्ष को हम समझ सकते हैं, लेकिन अचेतन क्या होते हैं, वो जो दमित इच्छाएं होती हैं, वो हमारे दिमाग का एक जो है अंधेरा कमरा होता है अचेतन। ठीक है, तो उसको जान पाना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो फ्रायड महोदय ने इसके लिए कई विधियां बताई जिसको जान के हम किसी व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि व्यवहार का महत्वपूर्ण निर्धारक अचेतन होता है और अचेतन में क्या है, जन्मजात निर्धारकों के अतिरिक्त क्या है, दमित इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो आपकी किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाती हैं, तो वो कहाँ दब के चली जाती हैं, अचेतन मन में, और जो है आपके अनुभूतियाँ, ठीक, ये होती हैं। और तीसरा मान्यता है समस्त व्यवहारों का कारण लिबिडो है। लिबिडो पे भी जोर दिया है फ्रायड महोदय ने कि लिबिडो क्या है, एक तरह से सेक्सुअल एनर्जी इसको कहा है, यौन ऊर्जा इसको कहा है। ठीक है, लिबिडो को इन्होंने जोर दिया कि लिबिडो का प्रभाव व्यक्ति के विकास पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, किसी बच्चे के विकास पर। इन्होंने लिबिडो के 5
मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताए हैं। अब पांचों अवस्थाओं का एक एक जो है लिबिडो बताया है, यानी कि सेक्स जोन बताया है कि मतलब प्रत्येक अवस्था में बच्चों का एक सेक्स जोन होता है जिसके माध्यम से उन्हें क्या है आनंद की प्राप्ति होती है। अगर वो ठीक से पूर्ण नहीं हो पाती तो जिससे बच्चे में कुंठा एवं द्वंद्व उत्पन्न होता है और क्या है वो समस्याग्रस्त व्यवहार करने लगता है। तो जो 5 अवस्थाएं थी मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, ओरल, एनल, लेटेंसी, जेनेटाइल और एक फैलिक स्टेज। ठीक, इसके बारे में हम जो है अगले क्लास में अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी जो है हम परामर्श के उपागम के दृष्टिकोण से इसको समझते हैं। ठीक, तो ये 3 मान्यताएं हैं। तीनों मान्यताएं में पहला है व्यवहार समन्वित और अविभाज्य होता है, दूसरा व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक अचेतन होते हैं, तीसरा व्यवहार समस्त व्यवहारों का कारण लिबिडो है। मतलब जितनी भी व्यवहार हैं, दूषित व्यवहार होते हैं, उसका कारण क्या होता है, लिबिडो होता है। यानी कि जो लिबिडो बच्चा को होता है प्रत्येक अवस्था का, अगर वो पूर्ण नहीं हो पाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होता है, तो बच्चे का व्यवहार क्या है आगे चल के समस्याग्रस्त हो जाता है। अब समस्या की व्याख्या, यानी कि किन समस्याओं को दूर करने के लिए जो है एक परामर्शदाता मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रयोग कर कर परामर्श प्रार्थी को सलाह देता है। ठीक है, तो कुंठा पहला है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किसे कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन क्या है कि आपके अंदर जो है, इन्होंने फ्रायड के मॉडल के हिसाब से समझते हैं कि इन्होंने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कहें कि पांचों अवस्थाओं अगर अच्छे से पूरी होती हैं, उनमें जो सेक्स जोन बताया है या लिबिडो जिसको बताया है, अगर लिबिडो की प्राप्ति बच्चों को 5 अवस्था में अच्छे से होती है तो उसका विकास अच्छे से होता है। अगर उसी लिबिडो के विकास में बाधा होता है बच्चों को प्रत्येक अवस्था में या कुछ अवस्था में, तो बच्चे के आगे का विकास जो है अच्छे से नहीं होता है, उसके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाती है, कुंठित हो जाता है, उसका व्यवहार हो जाता है। ठीक है, जैसे ओरल स्टेज जिसे मुखावस्था कहते हैं, मुखावस्था में बच्चे का जो है लिबिडो जोन कहाँ होता है, उसका क्या होता है, लिबिडो जोन मुंह में होता है। तो मुंह में कैसे वो जो है प्लीजर प्राप्त करता है, वो माँ के स्तनों से दूध पीता है जिससे उसे क्या है सुख की प्राप्ति होती है। एनल स्टेज है, इसी तरह एनल स्टेज में भी क्या है, इसको गुदावस्था कहते हैं। गुदावस्था में क्या है, बच्चे मलमूत्र का वो क्या है रोक कर रखते हैं जिससे उसको क्या है उनको प्लीजर मिलती है। तो ये लिबिडो जोन ओरल स्टेज में अगर बच्चा माँ के स्तनों से प्लीजर प्राप्त कर रहा है, अगर उसमें किसी तरह से बाधा पहुंचती है तो क्या है उसका व्यवहार कुंठित हो जाता है, जिससे उसके अंदर क्या है कुंठा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा क्या है द्वंद्व। जब बच्चे का व्यवहार या व्यक्ति का व्यवहार कुंठित हो जाता है तो क्या है वो उसके अंदर जो है द्वंद्व भी उत्पन्न, वहीं से द्वंद्व की उत्पत्ति का बीज पनपने लगता है। ठीक है, व्यक्ति के मन के 3 पहलू हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड को इदम कहते हैं, ठीक है, ईगो को कहते हैं अहम और सुपर ईगो कहते हैं पराहम। ठीक है, इड जो क्या है प्लीजर थियरी पे, सुख के सिद्धांत पे वो बिलीव करता है, मतलब उसके आवश्यकताओं की संतुष्टि होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से, चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से, उसका जो लिबिडो है उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक, और जो ईगो क्या है वो वास्तविकता के सिद्धांत पे विश्वास करता है, यानी कि वो जो है केवल हवाई बात नहीं करता है, वो इस जगत का बात करता है। ठीक, ये वास्तविक बातों को मानता है आपका क्या है ईगो। और सुपर ईगो क्या करता है, ये मोरल थियरी पे यानी कि नैतिकता के सिद्धांत पे विश्वास करता है, ये नैतिक बातें करता है, नहीं ये सही है नहीं ये गलत है। ठीक, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। इड कहता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, बस हमें किसी भी तरह से मुझे सुख की अनुभूति होनी चाहिए। ईगो कहता है कि रुको, ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगी, पहले वास्तविकता को समझो, कोई व्यवस्था करते हैं उस हिसाब से तुम्हें ये वस्तु प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद सुपर ईगो क्या बताता है कि नहीं ये काम अनैतिक है, ऐसे चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो जब ये तीनों में तालमेल बना रहता है तब तक तो ठीक रहता है विकास, लेकिन तीनों में जैसे ही विभिन्नता हो जाती है, अलग अलग तीनों का मत हो जाता है, विचार हो जाता है, तो बच्चे के अंदर क्या है द्वंद्व, या व्यक्ति के अंदर क्या है द्वंद्व की उत्पत्ति हो जाती है। चिंता,
जब व्यक्ति कुंठित और उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा तो उसी से क्या है, व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न होती है। जो उसकी दमित इच्छाएं हैं, जैसे सेक्सुअल डिजायर है या अमान्य इच्छाएं जो है किसी कारणवश उसकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो दमित होकर अचेतन में चली जाती है, तो उससे उसका व्यवहार कुंठित हो जाता है, उसके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। तो यही दोनों मिलकर क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न करते हैं। जब व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न कर देते हैं, तो जब आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहेंगे तो आपका व्यवहार भी असामान्य हो जाएगा, उसका प्रभाव आपके व्यवहारों में भी पड़ेगा। तब आपको क्या है, काउंसलिंग की मदद पड़ेगी। अब जब व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न हो गया तो वो क्या करता है, चिंता को कम करने के लिए अहम मनोरक्षा युक्तियों के सहारा लेता है, जिसको हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और भी कई महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब व्यक्ति के अंदर चिंता उत्पन्न हो जाता है तो उसको कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अहम मनोरक्षा युक्तियों का सहारा लेता है, इसको घटाने के लिए। जैसे कोई चीज़ है, वस्तु को, व्यक्ति को कोई इच्छा है जो उसको बहुत, मतलब कि उस चीज़ को पाने की इच्छा है, लेकिन किसी कारणवश से, परिवार के डर से या समाज के डर से वो चीज़ की प्राप्ति नहीं हो जा रही, तो उसको व्यक्ति दमित कर देता है, और दमित करके क्या कर देता है, उसको अचेतन मन में चला जाता है वो। ऐसे ही व्यक्ति क्या है, वो जैसे कि वो किसी चीज़ को लेकर क्रोधित हुआ हो या कोई काम किया हो तो उसका गलती हो, तो क्या है, वो अपनी बातों को या अपनी गलती को किसी दूसरे के ऊपर थोप देता है, तो इसे प्रक्षेपण करते हैं। इससे क्या करते हैं, वो अहम मनोरक्षा युक्तियाँ क्यों अपनाता है, वो अपने चिंताओं को कम करने के लिए अपनाता है। ठीक, तो ये बात होगी कि समस्या कि कैसे समस्या व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, और जब समस्या उत्पन्न हो जाएगी, इससे भी अहम मनोरक्षा युक्तियों से भी व्यक्ति काम नहीं चलेगा, तो वो क्या है, अंत में एक परामर्शदाता के पास जाएगा, और परामर्शदाता 2 टेक्निक बनाए गए हैं, इन टेक्निकों का सहारा लेके क्या करता है, उसके समस्या का समाधान बनाता है। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार एक परामर्शदाता जो 2 टेक्निक बताई गई है, उनके हिसाब से व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करता है। पहला है टेक्निक जो अपनाता है परामर्शदाता, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मुक्त साहचर्य, या इसे हम स्वतंत्र साहचर्य भी कहते हैं, फ्री एसोसिएशन। इसमें क्या करता है, इसमें परामर्शदाता का अपने क्लाइंट से क्या है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन होता है। वो क्या है, दोस्ताना माहौल तैयार करता है क्लाइंट से अपना। ठीक है, अच्छे से आराम से उसको बैठाकर, उसको लिटाकर क्या है, उसे कहेगा कि अपने समस्याएं बताइए। ठीक है, आपके उसके अचेतन में जो इच्छाएं होंगी उसको जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो जब परामर्शदाता क्लाइंट को इस अवस्था में एकदम अच्छे से फ्रेंडली संपर्क स्थापित करने के बाद उसको अच्छे से बिठाकर लिटाकर कहता है कि आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी समस्याएं हैं उसको आप अच्छे से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसको परामर्शदाता ध्यान से सुनते जाता है। ठीक है, और बीच बीच में क्या है, उनकी समस्याओं से, जो क्लाइंट का समस्या है उससे क्या है, वो सहानुभूति भी दिखाता है कि मतलब ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो ऐसे जब एक लगातार जो है अपनी समस्याओं को क्लाइंट बोलते जाता है, तो उससे क्या है, अचेतन मन की भी कई इच्छाएं क्या हैं, वो उसके मुंह से बाहर आ जाती है। मतलब अचेतन मन की भी इच्छाएं को भी वो व्यक्त कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो व्यक्त करते करते रुक जा रहा है तो परामर्शदाता क्या है, उसे और प्रेरित करता है कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एकदम खुल के आप कह सकते हैं, एकदम रिलैक्स रहिए, आज हमें समस्या अपना अच्छे से बताइए, उसका हम एकदम अच्छे से समाधान कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम फ्रेंडली रूप से क्या है, क्लाइंट के जो है अपनी समस्याओं को परामर्शदाता को बताता है, और परामर्शदाता उसे समझकर क्या है, उसकी समस्याओं का समाधान हेतु से सलाह देता है या परामर्श देता है, तो इसे मुक्त साहचर्य कहते हैं। दूसरा है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस, स्वप्नों का विश्लेषण करना। ठीक है, जो स्वप्न आ रहे हैं किसी क्लाइंट को, उसका विश्लेषण करना। स्वप्न के विश्लेषण को अचेतन का राजमार्ग भी कहा जाता है। सपनों का विश्लेषण करके परामर्शदाता किसी भी व्यक्ति के
अचेतन मन में क्या चल रही है उसको आसानी से पता कर सकता है। ठीक, तो इस स्वप्न विश्लेषण का भी सिद्धांत जो फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण टेक्निक पे भी बहुत जोर डाला कि इसके माध्यम से भी किसी व्यक्ति की हम समस्याओं का समाधान करके उसे हम परामर्श दे सकते हैं। तो स्वप्न विश्लेषण में क्या होता है, इसमें परामर्शदाता जो क्लाइंट होता है उससे पूछता है कि आपको इधर बीच किस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं उसके बारे में आप जो है हमें बताएं। तो वो क्लाइंट क्या है अपने सपनों को बताते जाता है और वो जो परामर्शदाता है उसे वो नोट करते जाता है और ध्यान से सुनता है। ठीक है, व्यक्ति के अंदर जैसा कि आपको पता है कि ऐसी इच्छाएं जो किसी कारणवश से पूरी नहीं हो जाती हैं वो दमित होकर कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन में। ठीक है, अचेतन मन में वो जाती रहती हैं। तो अचेतन मन क्या करता है, अपना दिमाग का बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करता है, उसको स्वप्न के माध्यम से इच्छाओं को पूरा करते हैं, जिससे हमारा बॉडी रिलैक्स रहे और हमारा मन भी फ्रेश रहे। तो आपके अचेतन मन में जो चलेगा वो कहीं ना कहीं स्वप्नों के माध्यम से प्रकट होगा। ये जरूरी नहीं कि जैसा आपके अचेतन मन में चल रहा है वैसा ही आपको जो है एकदम हुबहू स्वप्न है। स्वप्न क्या है, कुछ प्रतीकों के माध्यम से आते हैं, उसी का क्या है अनुमान लगा के परामर्शदाता अब जो क्लाइंट है उसकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि आप स्वप्न में कोई आपको बड़ी आकृति दिख रही है तो ये परामर्शदाता अनुमान लगाता है कि क्या है, ये आक्रमणकारी जो है आक्रमणकारी प्रवृत्ति इसके अंदर क्या है दिख रही है। और जब बड़ी आकृति होता है, लंबी आकृति होता है, तो फ्रायड ने इसे कहा कि इसका संबंध जो है पुरुष जननांग से होता है। ठीक है, और दूसरा जैसे आपको कहीं से गिर रहे हैं, अंधेरा है, तो क्या है आपके मन में बहुत निराशा है या बहुत हताश हैं, बहुत उदास हैं, आपके जीवन में बहुत अंधेरा है, मन में बहुत बेचैनी है। ठीक है, तो स्वप्नों का विश्लेषण करके भी एक परामर्शदाता एक परामर्शदाता की समस्याओं का समाधान करके उसे क्या है परामर्श देता है अकॉर्डिंग टू मनोविश्लेषणात्मक उपागम। यानी कि मनोविश्लेषणात्मक उपागम के हिसाब से दो टेक्निक हैं जिसका इस्तेमाल या जिसका प्रयोग एक परामर्शदाता करके किसी परामर्श प्रार्थी को समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाता है या उसे सलाह देता है। तो आज हमने परामर्शन का उपागम का जो पहला उपागम है मनोविश्लेषणात्मक उपागम के बारे में चर्चा किया। आगे के क्लास में हम परामर्शन के उपागम में जो दूसरा उपागम है व्यवहार परक उपागम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।